Hello students, today we will do science chapter 4 materials, metals and non-metals. हम सबको पता है कि सारे मेटल्स क्या होते हैं. अपने सराउंडिंग्स में हम देखते हैं आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सारी चीज़ों को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. और भी जैसे कोल आपने देखा है टेबल 4.1 में, देखो इसमें नेम ऑफ द मेटल दिया हुआ है, ये मेटल्स हैं और उसका अपीयरेंस कैसा है हमें वो लिखना है. आयरन है, इसका सरफेस कैसा होता है जब वो फ्रेश होता है. मीन्स अगर आयरन का हम शॉप में से कोई चीज़ लेके आएंगे और क्लीन है वो, तब उसका सरफेस होता है शाइनी. कुछ दिनों बाद जब हम उसको यूज़ करते हैं तो पड़े पड़े वो रस्ट हो जाता है, लेकिन उसका एक्चुअली सरफेस कैसा होता है, शाइनी सरफेस होता है. इसकी हार्डनेस दैट इज़ वेरी हार्ड. कोल ये डल लस्टर होता है, इसका हार्ड होता है. लेकिन सल्फ़र ये डल होता है लेकिन ये हार्ड नहीं होता है. एल्युमिनियम इज़ शाइनी, it is very hard. Copper is also shiny. So copper is also shiny and very hard. कॉपर के वेसल्स हम बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कॉपर का सरफेस शाइनी होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद यूज़ करने के बाद उसमें एक लेयर चढ़ जाती है, मतलब वो पुराना होने लगता है, वैसे उसकी शाइन कम होती रहती है. लेकिन अगर हम उसको वापस से क्लीन कर देंगे तो एक्चुअली उसका सरफेस शाइनी होता है और हार्ड होता है. कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स. अब इसमें से आप बता सकते हो मेटल्स कौन से हैं. तो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो उसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ के हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल है. सो हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस or an article made up of iron like spade, shovel or an axe? Do you find the change in the shape of these articles on beating? तो आपने देखा होगा. और ऐसे ही क्या आप कोल के साथ कर सकते हो कि उसको हैमर से बीट किया जाए और उसका शेप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना. ऐसे एग्जांपल दिया हो, देखो एक्टिविटी 4.1 में, इसमें हैमर से नेल जो होता है, आयरन नेल, इसको बीट किया जा रहा है ना. जब उसको हैमर से बीट करते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है. टेबल 4.1 में आयरन नेल फ्लैट हो जाता है. कोल पीस है तो वो इट ब्रेक्स. एंड एल्युमिनियम वायर है, इट ऑल्सो फ्लैटन्स और पेंसिल लिड विल ब्रेक. तो इस तरह से हम मेटल को डिफाइन करते हैं कि जो फ्लैट हो जाते हैं और ब्रेक नहीं होते हैं, दोज आर द मेटल्स. जैसे आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर, ये चीज़ें तो हम इनको फ्लैटन हो जाती हैं और ब्रेक नहीं होती हैं. दैट मीन्स दीज आर द मेटल्स, वाइल कोल एंड पेंसिल लिड आर नॉन मेटल्स. Iron nail and aluminum wire change into on beating if they were beaten hardened. इनको थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, और भी उसको बीट कर करके उनकी हम थिन शीट्स बना लेते हैं. तो ये थिन शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी होती है. एल्युमिनियम फॉइल आपने देखी है, तो एल्युमिनियम फॉइल क्या होती है, सिल्वर फॉइल होती है. ये सब हम इस प्रॉपर्टी कि उनको बीटिंग दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी. दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ये नॉन मेटल में नहीं होती है प्रॉपर्टी, ये सिर्फ एक मेटल में प्रॉपर्टी होती है. कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट. वाई? ट्राई लिस्ट आउट सम एक्सपीरियंस. Plastic handles protect you from being hurt, and while handling hot things on the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat? ये malleability is the first property. Next property is the conduction of heat. Conduction of heat में कोई भी चीज़, कोई भी मेटल की चीज़ है, तो अगर वो हीट अप होती है उसके बाद हम उसको टच नहीं कर सकते, है ना. ये तो हम नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हीट करने के बाद हम उसको टच नहीं कर पाते हैं. अगर वहीं उसके वुडन हैंडल या प्लास्टिक हैंडल लगा हुआ है तब तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे तवा है, तवे में वुडन हैंडल लगा हुआ रहता है, और बाकी की आपकी कढ़ाई वगैरह में, कभी कुकर में प्लास्टिक के हैंडल्स लगे हुए होते हैं. तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट एंड दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एक्टिविटी 4.2 में देखो एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. एक पेंसिल सेल ली है, उसमें मेटल वायर्स को ऐसे एक सर्किट बनाया हुआ है अटैच करके, और यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा दिया गया और बीच में रखा है आयरन नेल. तो यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कंडक्टिंग, आयरन नेल इज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर
हीट को भी वो कंडक्ट करते हैं, मतलब हीट को भी, हीट ऑल्सो ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अपने अंदर से जाने के लिए वो अलाउ करते हैं। प्लास्टिक अगर हम यहाँ पे लगा देंगे, अगर हम यहाँ से नेल हटा के यहाँ पे कुछ प्लास्टिक की स्केल रख दोगे आप, इन दैट केस देयर बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज देयर विल नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयरन रॉड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सल्फर इज पुअर कंडक्टर, कोल इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर, कॉपर वायर इज गुड कंडक्टर। इसीलिए कॉपर वायर्स को हम इलेक्ट्रिक, जो भी वायर्स होते हैं ये कॉपर से बने हुए होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हम देखते हैं वो प्लास्टिक से कोटेड होते हैं ताकि वो उससे शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, चिपक ना जाए, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हमें शॉक ना लगे, इसलिए वो प्लास्टिक से कोटेड होते हैं। अदरवाइज दीज इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors while sulfur, peat and coal are poor conductors. Where do you find these aluminum copper wires? Have you seen ये हमें इलेक्ट्रिक की शॉप में मिलते हैं ना। और ये वायर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी, जैसे हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट करके हम उसको बोल रहे थे कि ये मेटल्स हैं मेलिएबल, वहीं डक्टिलिटी वो मेटल्स होते हैं जो हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उनको डक्टाइल मेटल्स कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल? अगर आपके हाथ में दो चीज़ें ले लो, एक पीस ऑफ कोल ले लो, अगर कोल नहीं है तो वुडन ले लो, ठीक है, पेंसिल ले लो आप अपनी, इसको अगर आप, और एक कॉइन ले लो, इसको जब आप ड्रॉप करोगे अपने हाथ से एक सर्टेन डिस्टेंस से, तो आपको दोनों का साउंड अलग आएगा। अपने मंदिरों में भी जब हम जाते हैं तो मंदिरों में घंटी बजाते हैं ना, तो उसका भी साउंड अलग होता है। वो क्यों अलग होता है? ये प्रॉपर्टी उसकी रहती है बिकॉज दे आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज दैट द मेटल्स आर सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन द मेटल्स आर नॉट सोनोरस। दूसरे जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल नहीं है, वो सोनोरस नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ यू कैन से दैट some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. So these are the metals. Materials which generally possess these properties are called metals. Examples of metal are iron, copper, aluminum, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal, sulfur are soft, dull in appearance. They break down into a powdery mass on tapping with a hammer. They are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. These materials are called non-metals. ठीक है, जो ये प्रॉपर्टीज़ पजेस करते हैं, जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है, वो तो मेटल्स कहलाते हैं, और जो जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा। Metal like sodium and potassium are soft and can be cut by a knife. Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are the exceptions. तो हर केस में एक्सेप्शन होता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सोडियम पोटेशियम हार्ड नहीं है हमारे, तो एक्चुअली मेटल्स आर हार्ड, बट दीज टू मेटल्स आर इतने हार्ड नहीं है, दे कैन बी कट बाय अ नाइफ, हम उसको आराम से एक कैंची से काट सकते हैं। वहीं जो मर्क्यूरी है ये तो लिक्विड स्टेट में मिलता है, सो इट इज़ एन एक्सेप्शन। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब अभी तक हमने ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जो अब देखो, हमने भी पढ़ा था आयरन में रस्ट फॉर्म हो रही है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है, यानी वो आयरन या कोई भी कॉपर का मेटल है, तो ये हम जब भी खुले में रखा रहता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक डल सी लेयर चढ़ जाती है, तो दिस इज़ द ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, यानी वो एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। जैसे आयरन है तो वो आयरन ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, इसलिए उसका अपीयरेंस डल हो जाता है। सो आयरन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इट गिव्स आयरन ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड है दीज आर द बेसिक इन नेचर। अब उसको कैसे पता करेंगे? जब हम ये रस्ट होता है ना, आयरन का रस्ट है, उसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे
और उसके थोड़ा सा वो सॉल्यूशन को जब हम रेड लिटमस उसमें डिप करेंगे तो हम देखेंगे रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, मतलब ये ऑक्साइड ऑफ आयरन जो है ये बेसिक इन नेचर है। डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? येस, कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, है ना। ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल, तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। जैसे आयरन है ये ब्राउन कलर का हो जाता है, वैसे ही कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है। व्हेन कॉपर वेसल्स इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग it acquires a dull. So in this way when metal reacts with oxygen it forms the oxide, and when non-metal reacts with oxygen like sulfur and oxygen forms the sulfur dioxide. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as sulfur dioxide plus water gives sulfurous acid. The sulfurous acid turns blue litmus paper red. तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, दीज आर द एसिडिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नाउ रिएक्शन विथ वाटर, sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in this reaction. It is therefore stored in kerosene. ये केरोसिन में हम स्टोर करते हैं क्योंकि ये एयर और वाटर के साथ बहुत ज़्यादा हीट के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए उसको स्टोरेज के लिए हमें उसे केरोसिन में डिप करके रखना पड़ता है। सो नाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी reactive in air. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus is very reactive non-metal. It catches fire when exposed to air. To prevent contact with phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. तो phosphorus जो metal है ये बहुत ज़्यादा reactive होता है और ये metal water के साथ react नहीं करता है, but air के साथ बहुत fast reaction होता है इसका। Iron reacts with water slowly while other metals do not react with water. तो आयरन ही बस एक मेटल है जो कि वाटर के साथ थोड़ा सा रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट करता है, लेकिन दूसरे जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते। नाउ रिएक्शन विथ एसिड्स, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स, एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और एक हाइड्रोजन गैस जब रिलीज़ होती है तो पॉप साउंड के साथ वो गैस बर्न होती है। जब हम एक कैंडल लेके जाएंगे जहाँ पे वो गैस बबल से वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पे अगर हम एक कैंडल लेके जाएंगे तो उस कैंडल के वो कैंडल बर्न होगी विद अ पॉप साउंड। दैट मीन्स दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मैंने आपको बता दिया व्हेन मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, इट रिएक्ट्स विथ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो हमें यह भी नहीं पढ़ना, इतना ही है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स आर दे फॉर्म सॉल्ट विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल जब किसी भी वी रिकॉल द एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव करके उस सॉल्यूशन में से हटा देते हैं एंड दे फॉर्म वो अपना एक कंपाउंड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल और ये एक रिएक्टिविटी कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जब जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग से डिपॉजिशन हमें बेस में हमको उसका डिपॉजिट मिल जाएगा। सी इन दिस रिएक्शन दिस इज ए, जो ए बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जिंक ग्रैन्यूल्स डाल रहे हैं हम उसमें, वो जिंक सल्फेट फॉर्म कर ले रहा है जो कि कलरलेस होता है और कॉपर का रेड कलर हमें बॉटम में मिल जाता है। सो दिस इज़ द रिएक्शन। ऐसे ही कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ आयरन नेल, तो जब कॉपर आयरन नेल के साथ रिएक्ट करता है, आयरन इज ऑल्सो रिएक्टिव
तो वो आयरन को कॉपर बॉटम में आ जाएगा और FeSO4 फेरस बना लेगा। सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं और ख़ुद का कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। तो जो बाकी के 3 बीकर हैं CDE, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि इसके रिएक्टिव मेटल्स इसके जो दूसरे मेटल्स हैं दोज आर लेस रिएक्टिव। नाउ क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, इसलिए यहाँ पे हमें देख रहे हैं ये रिएक्शन शो करता है, मतलब वो जिंक इन चीज़ों को रिमूव कर देता है, जैसे कॉपर को भी रिमूव कर देगा और आयरन को भी रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। सो दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और CDE में कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट हो रहा है वो, है ना। तो इसलिए जब जिंक और आयरन नेल से जिंक सल्फेट और आयरन नेल है तो देयर इज़ नो रिएक्शन। आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। So uses of metals and non-metals. Non-metals is essential for our life क्योंकि ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल जो हम ब्रीथिंग में डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सिमिलरली नॉन मेटल्स यूजेस फर्टिलाइजर्स, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल जो कि हम प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नॉन मेटल्स यूज इन वाटर फॉर प्योरीफिकेशन, जैसे कार्बन यूज़ होता है, कार्बन इज यूज फॉर वाटर प्योरीफिकेशन। नॉन मेटल्स इज़ यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स। तो ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन आयोडीन का सॉल्यूशन होता है जो कि जब चोट लग जाती है तो आयोडीन सॉल्यूशन लगाया जाता है। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स, तो नॉन मेटल्स को क्रैकर्स में भी यूज़ किया जाता है। सो हमारे डे टू डे लाइफ में नॉन मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मेटल्स को तो हम अपने डे टू डे लाइफ में हर जगह यूज़ करते ही हैं, जैसे आयरन, कॉपर, इसका यूज़ आप लोग को पता ही है। So this is all about in this chapter. Thank you.